नमस्कार। न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बनाए। सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खोलने जा रहा हूं। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश का कनेक्शन, पीएम मोदी छोड़ेंगे नहीं क्या? उधर गालीबाज पत्थरबाजों का इलाज, इधर फेसबुक इंस्टा की ऐसी धुलाई, माफी क्यों मांगनी पड़ गई, कैसे उनकी परेड हुई है, आज आपको दिखाऊंगा। झारखंड के छात्रों के आंदोलन से नदारद कॉकरोच वाले बुरी तरह घिर गए। सफाई में क्या कहा कि और फंस गए, यह भी दिखाऊंगा। और राहुल केजरीवाल पूरा इंडी गायब, झारखंड के छात्रों ने क्या कहा कि मोदी विरोधी एजेंडा हवा हो गया, आज इसका अध्याय होगा। मोदी शाह संसद में क्या गजब करने जा रहे हैं कि यहां इंडी से लेकर अमेरिकी संसद तक को आग लग गई है। राहुल केजरीवाल घेरते रह गए, पीएम मोदी के नाश्ते पर एक मीटिंग ने क्यों हड़कंप मचा दिया। यूपी की सियासत में फिर बवाल, अखिलेश के पीडीए में पी से पंडितों की एंट्री अचानक क्यों हो गई है, आज यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा प्लेन में दरार, यात्री घायल, एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे गिरा क्यों। एयर इंडिया के प्लेन के अंदर की वो खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो बताएंगी कि अचानक गिरते प्लेन में हो क्या रहा था। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा ऐसा क्यों बॉस। जो शुद्ध गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का ही होता है हमेशा, 50, 60, 100 कैरेट का नहीं। ऐसा क्यों बॉस, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज 7 साल पूरे हो गए। बीजेपी ने इसे एनिवर्सरी के तौर पर मनाया। विपक्ष ने काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बड़े बदलाव आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल की कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। शोर शराबे से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए साउंड सिस्टम हटाए गए। और इस मुहिम की काफी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कई मस्जिद कमिटीज ने अपनी मस्जिदों से लाउड स्पीकर खुद हटाए हैं। यह कदम बिना किसी विवाद और विरोध के हो गया। गाजीपुर में ट्रक से टक्कर के बाद एक बाइक सवार की मौत हो गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था बॉस कि मौके पर ही शख्स की जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह घटना एक नील गाय के कारण हुई जो अचानक तेजी से आया और बाइक सवार से सड़क पर टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में एक लड़की के साथ मारपीट और चाकू लहराने की घटना से बवाल मच गया। एक शख्स ने लड़की की बड़ी बेरहमी से पिटाई की, उसे कई थप्पड़ मार दिए। वीडियो सामने आने के बाद इंदिरापुरम पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। यमन के पास लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ है जिससे जहाज पानी में डूब गया। इस कार्गो शिप पर 13 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। बिना किसी उकसावे के हुए इस हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने को रोकने की मांग की है। यमन की सरकार ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन के खेरसॉन में एक सब्जी दुकानदार पर हुए एक ड्रोन हमले को जिसने भी देखा वो पूरी तरह शॉक्ड रह गया। बारूद से लदे एक ड्रोन ने दुकानदार का काफी देर तक पीछा किया और जब वो थक गया तो उसके सिर पर ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना तेज हुआ कि वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर रूस पर बेकसूर लोगों को मारने का आरोप लगाया। भारत में शरण लेने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज करीब 2 साल बाद लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। शेख हसीना ने घोषणा की कि वो दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश के लोगों के लिए वापस अपने वतन लौटना चाहती है। उनके मुताबिक उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो बांग्लादेश वापस जाएंगी। तो ये हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। पाठशाला का पहला अध्याय जिसमें आपको दिखाऊंगा कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश का कनेक्शन, पीएम मोदी छोड़ेंगे नहीं क्या। उधर गालीबाज पत्थरबाजों का इलाज, इधर फेसबुक इंस्टा की ऐसी धुलाई कि माफी क्यों मांगनी पड़ गई। झारखंड के छात्रों के आंदोलन से नदारद कॉकरोच वाले कैसे घिर गए, सफाई में क्या कहा कि और फंस गए। राहुल केजरीवाल पूरा इंडी गायब, झारखंड के छात्रों ने क्या कहा कि मोदी विरोधी एजेंडा हवा हो गया। सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन हुआ जिसमें छात्रों का नाम लेकर भीड़ इकट्ठा हुई, फिर हुड़दंग हुआ, गालीबाजी हुई, अश्लील हरकतें हुई, हिंसा फैलाई गई, पुलिस वालों पर हमले हुए, मीडिया पे हमला हुआ।
मतलब क्या क्या खेल नहीं हुआ। लेकिन अब एक एक करके सारे खुलासे हो रहे हैं और इसमें अब पाकिस्तानी साजिश का भी कनेक्शन निकल रहा है। इसमें सोशल मीडिया कंपनियों का भी खेल सामने आ रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो सिर्फ छात्रों का प्रोटेस्ट था, ये लोग तो संसद भवन तक मार्च ही कर रहे थे, इनको रोका क्यों, लाठी क्यों चलाई। आज ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि वहां क्या बड़ा कांड हो सकता था। पाकिस्तानी साजिश का खुलासा तो खुद पंजाब की पुलिस कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही सोशल मीडिया पर क्या क्या खेल हुआ, कैसे भर भर के पैसा देकर पोस्ट जो है, जो रील्स थी वो वायरल कराई गई पैसा दे देकर, जिससे लोग भड़कें, सड़कों पर उतर जाएं। ऐसा माहौल बना देने की प्लानिंग थी जैसा कुछ नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। पैसे का खेल चल रहा था सोशल मीडिया पर, जिसको आप लोगों की भावना समझ रहे थे। पाकिस्तान का कनेक्शन, सोशल मीडिया कंपनियों का खेल, यह बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इनके तार एक एक करके अब खुल रहे हैं। एक्शन हो रहा है तो यहां लोग माफी मांगते घूम रहे हैं। आज वो फेसबुक, इंस्टा की जो कंपनी है मेटा, उसने माफी मांगी है, क्योंकि आज इनके टॉप अधिकारियों की परेड करा दी गई। इनसे जवाब देते नहीं बन रहा था, इनसे एक एक चीज का हिसाब मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार अब एक एक पेच टाइट कर रही है बॉस, और हिसाब तो उन लोगों को भी देना होगा जो छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन्हें जंतर मंतर तो दिख गया, लेकिन झारखंड का छात्र आज भी नहीं दिख रहा। झारखंड के बच्चे 12 दिन से धूप में हैं, बारिश में बैठे हैं। उनके पास कोई सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तो है नहीं, उनके वीडियो को पैसा लगा के पुश करने वाला तो कोई है नहीं, उनके पास कोई कॉकरोच पार्टी वाले भी नहीं जा रहे। झारखंड के छात्र पूछ रहे हैं कि क्या वो इस देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो केजरीवाल, राहुल गांधी को इस देश के बच्चे नहीं लगते क्या? इस सवाल का ना तो राहुल गांधी के पास जवाब है, ना केजरीवाल के पास, ना कॉकरोच जनता पार्टी वालों के पास कोई जवाब है। आज ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे इनकी पोल खुलती जा रही है, सब दिखाऊंगा। लेकिन जो हुआ है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। पहले पाक बेस्ड हैंडलर्स और आईएसआई के बंदों ने उनको वीडियो के जरिए पेट्रोल बम चलाने और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी। So anything you'd like to say? Coming down the Prime Minister post is a very serious issue in the India. आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी बेटी नहीं है हम, आपकी जवाबदेही कुछ नहीं बनती। मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से, जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। देखिए, जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर जो गदर मचा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। इसके पीछे बड़ा खेल था। भीड़ इकट्ठा करना, संसद पर धावा बोल देना, पुलिस और जवानों से भिड़ जाना, ये वो पैटर्न था जो बहुत खतरनाक था। और इसके पीछे किसका खेल था वो अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तानी साजिश के कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। उधर सोशल मीडिया के खेल पर भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग हिंसा करने वालों पर हुए एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन में घुसने से रोकने पर हंगामा कर रहे हैं, उन्हें पंजाब पुलिस का यह खुलासा जरूर देखना चाहिए, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं और की पुलिस करेगी तो तुरंत माहौल यह बना दिया जाएगा कि यह तो बीजेपी नैरेटिव बना रही है। इसलिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह पंजाब की पुलिस का खुलासा है और वहां सरकार आम आदमी पार्टी की। पंजाब पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आड़ में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से पिस्तौल, पेट्रोल बम और गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस का दावा है कि आईएसआई के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। इन आरोपियों का प्लान जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमला करने का था। पंजाब पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा भी था।
पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर के इशारे पर उन्हें पेट्रोल बम भी मुहैया कराए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों को बोतलों से पेट्रोल बम तैयार करने और फेंकने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हें अलग अलग टारगेट सौंपे जाने थे और टारगेट की लिस्ट में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि आरोपियों को पेटीएम के जरिए फंडिंग होने का भी पता चला है। और यह सारा खुलासा पंजाब की पुलिस कर रही है कि यहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उसके जरिए भारत में कैसे आग लगा दी जाए, इसकी प्लानिंग वहां पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई कर रहा था। बॉस, सोचिए क्या से क्या हो सकता था और क्या से क्या हो रहा था। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर पाकिस्तान के आईएसआई मॉड्यूल के खुलासे पर पंजाब पुलिस क्या बता रही है, सुनिए एक बार। दूसरा जो मॉड्यूल है वो पेट्रोल बम जो फेंकने का उनको तैयार किया जा रहा था। पहले पाक बेस्ड हैंडलर्स और आईएसआई के बंदों ने उनको वीडियो के जरिए पेट्रोल बम चलाने और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी और इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रैकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के ज़रिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। आप सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके संसद पर जो लोग धावा बोलने जा रहे थे, जो लोग अंदर घुसना चाह रहे थे, उस भीड़ में अगर पाकिस्तानी साजिश का कोई प्यादा संसद तक पहुंच जाता तो क्या से क्या हो सकता था। और ये लोग कह रहे हैं कि इस भीड़ को रोका क्यों गया। आप कैसे पहचानते कि कौन छात्र है, कौन पाकिस्तानी एजेंट है। इस भीड़ में आईएसआई के लोग भी हो सकते थे, पाकिस्तान के स्लीपर सेल के लोग हो सकते थे, संसद में कोई बड़ा कांड हो सकता था। अगर यह हो जाता तो जवाबदेही किसकी होती। कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो सबको बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता के निकल लेते हैं। आज कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि पंजाब की पुलिस कह रही है कि वहां आईएसआई मॉड्यूल काम कर रहा था, उनका दिमाग चल रहा था, तो कैसे अभिजीत दीपके ने सबको बता दिया कि बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। ये लोग हर चीज को हल्के में लेते हैं क्या? इनके लिए देश की सुरक्षा जो है वो बहुत हल्का मामला है क्या? छात्रों के नाम पर जो खेल हुआ है उसमें पाकिस्तान भी घुस रहा था। और एक खेल पाकिस्तान का सामने आया है तो एक खेल सोशल मीडिया पर चल रहा था और इनकी भी क्लास लगाई जा रही है। ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है मेटा, आपको याद होगा इसने पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया था, कहा कि टेक्निकल ग्लिच था। इसके बाद तो इनके टॉप अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है, उनकी परेड कराई जा रही है, उनका भूत बना दिया गया है। आज इनकी परेड हुई है, मेटा के टॉप अधिकारियों को भारत बुलाया गया कि नहीं आओ यहां बैठो, बताओ हुआ कैसे। और अगर तुम देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके पोस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो बाकियों के साथ तो तुमने क्या ही किया होगा, गदर काटा होगा। ये सारे अधिकारी भारत बुलाए गए, आईटी मंत्रालय में इनकी बैठक हुई अधिकारियों के साथ, वहां इनकी क्लास लगाई गई। फिर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनको अलग से बैठाकर रगड़ा। ये सॉरी मोड में घूम रहे थे कि माफी दीजिए सर, गलती हो गई। अब जहां भी मेटा के अधिकारी जा रहे हैं वहां उनसे सवाल पूछा जा रहा है। मेटा के टॉप अधिकारियों की आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक आधे घंटे चली कहा जा रहा है और अश्विनी वैष्णव ने मेटा को कायदे से जो है वो ग्रिल किया कि पहले तो यह बताओ कि तुम पीएम मोदी का वीडियो कैसे हटा दिए जी, इतनी हिम्मत तुम्हारी बढ़ गई और तुम क्या खेल कर रहे थे। इसका मतलब यह बहुत गंभीर मुद्दा है। मेटा के अधिकारियों से जवाब देते नहीं बना, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, वो माफी मांग रहे हैं। जब वो आए तो कैसे मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो दंदनाते भागने लगे, देखिए जरा। Anything would you like to say? Who's responsible? Mr. Kaplan, would you like to say anything? Any comment on what is the Will Mr. government? Zuckerberg apologize as the government wants him to? Apologize to retain the immunity of the platform? Sir, any statement which you would like to make before meeting the minister, sir? You just met the mighty officials. Sir, who is the responsible person for removing the Prime Minister video? Sir, it is a very serious issue in the India, sir. चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये लोग सोचे नहीं थे कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये तो सोच रहे थे कि खेल चल रहा है।
लेकिन आज जैसे बलून से हवा निकल जाए तो चेहरा वैसे ही लटका हुआ था। आईटी मिनिस्ट्री के साथ बैठक में मेटा के अधिकारियों ने अपनी गलती मानी, बार बार सॉरी बोल रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि माफी काफी नहीं है, वो माफी से संतुष्ट नहीं है। आईटी मिनिस्ट्री के सचिव के साथ बैठक में क्या हुआ, पहले सुनिए। बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोल कैप्लन मौजूद थे, मेटा के वीपी ग्लोबल हेड नील पॉट्स थे, मेटा के सीनियर डायरेक्टर राफेल फ्रांकेल थे। मेटा अधिकारी पीएम का वीडियो हटाने के लिए माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्क जकरबर्ग ने भी गलती मानी है, माफी मांगा है। बाल यौन शोषण सामग्री और डीप फेक कंटेंट के लिए भी इन्होंने माफी मांगी। इन सारे मामलों पर मेटा ने गलती मानी और खेद जताया। यानी इनको सब समझ में आ रहा है। तुम आज माफी मांग रहे हो, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना कि तो जो तुम कर रहे थे वो कांड था। अगर सरकार ये सख्ती न दिखाती तो ये कांड चलता रहता। तुम्हारे माफी की वैल्यू तब होती जब तुम खुद अपनी गलती समझ के माफी मांगते। तुमको तो जब रगड़ा जा रहा है, कायदे से क्लास लगा रही है अब सरकार, तब तुम माफी मांग रहे हो और चाह रहे हो कि माफ कर दिया जाए। मार्क जकरबर्ग भले माफी मांग रहा हो, मेटा के अधिकारी हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन इस बार सिर्फ माफी काफी नहीं है। सरकार ने मेटा को क्लियर कट समझा दिया कि भारत में काम करना है तो भारत के कानून और नियम मानने होंगे। सरकार ने मेटा से उसका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया, जिसके सहारे वो कुछ भी कांड करके सोचता था कि बच जाएंगे। अब यह कहा जा रहा है कि मेटा को कह दिया गया है कि वो सिर्फ इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ नहीं है बॉस, कि मेरा प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ डाल के चला जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तय करता है कि किसे कौन सा कंटेंट दिखाना है। तुम्हारा एल्गोरिदम चलता है ना जी, तो तुम ही ना बता रहे हो कि सुशांत सिन्हा के फीड में क्या आएगा, अब फलाने के फीड में क्या आएगा और ढिमकाने के फीड में क्या आएगा। तो तुम कैसे खाली इंटरमीडियरी हुए। इसी वजह से मेटा को आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर अब नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर के बारे में कल ही पाठशाला में मैंने आपको बताया था। सेफ हार्बर का लाभ नहीं मिलने पर किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट पर मेटा जो है उसकी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मतलब कल को आप कोई कांड कीजिएगा वीडियो डालकर तो आप तो रपटाइएगा ही, मेटा से भी सवाल होगा कि तुम भी आओ, कानूनी कार्रवाई तुम पे भी होगी, मेटा के खिलाफ भी केस होगा। तो इनका जो चेहरा उतरा हुआ है इसीलिए उतरा हुआ है। ये तो सोच रहे थे कि हमने करोड़ों भारतीयों का जो है अपने हाथ में ले रखा है पूरा सिस्टम, जब जो चाहेंगे कर देंगे। अब मेटा समेत सोशल मीडिया कंपनियों के बचने का रास्ता सरकार बंद कर रही है। अगर कोई कंपनी कुछ गलती करेगी तो उसकी जवाबदेही होगी। ऐसा नहीं है कि माफी मांग ली काम खत्म। आज बैठक के दौरान मेटा के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा और किया, जिससे मेटा जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के मनमाने खेल का पता चलता है। सूत्र जो बता रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, उसके मुताबिक मेटा ने यह माना है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए मोटी रकम खर्च की गई। कुछ खास और सिलेक्टेड कंटेंट को सिलेक्टेड दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए उसे बूस्ट किया गया। और काहे से बूस्ट किया? पैसा लेके बूस्ट किया। यानी मेटा खुद मान रहा है कि वो कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देता रहा और इस तरह का खेल वो पहले भी करता रहा है। किसी को बूस्ट कर दिया, किसी की रीच घटा दी, लेकिन अब यह मनमानी नहीं चलेगी। मेटा के अधिकारियों को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री इस बार मेटा को हल्के में जाने देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सोशल मीडिया में क्या खेल हुआ वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। पाकिस्तानी साजिश का कनेक्शन खुद पंजाब पुलिस बता रही है, उसका खुलासा हो रहा है। लेकिन आप यह देखिए कि जिन लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, संसद के पास भीड़ इकट्ठा की, भाई वो ढेले भर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप इन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं रह गया इनको। वहां झारखंड में जंतर मंतर की तरह ही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। वहां कोई गाली गलौच नहीं चल रही है, वहां कोई मीडिया की लिंचिंग नहीं चल रही है, वहां कोई पुलिस वालों को नहीं पीट रहा है। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले झारखंड जाने का इनको टाइम ही नहीं मिल रहा। अभिजीत दीपके ने कह दिया कि उनको टाइफाइड है। सारे कॉकरोच को टाइफाइड हो गया है। अभिजीत दीपके ने सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करके खाना पूर्ति कर दी कि काम खत्म। दीपके ने क्या कहा और फिर झारखंड के बच्चों की भी बात आपको दिखाऊंगा कि वो अब क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी तक से क्या सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सर, आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। हाँ हम लोग कल पूरी कोशिश करेंगे वहां आने की। कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको
कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। इनको टाइफाइड हो रखा है, लेकिन इनकी पार्टी में सबको टाइफाइड हो गया और इसी वजह से अगर वो झारखंड नहीं जा रहे हैं तो कॉकरोच पार्टी के बाकी नेता जो हैं वो चले जाते। लेकिन कहा जा रहा है वो लोग भी बीमार हैं। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर के में जो अभिजीत दीपके का घर है वहां कॉकरोच पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही है। ये लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के संभाजी नगर चले गए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के रांची नहीं जा पाए। अगर बीमार हो तो इस बैठक में सारे नेता कैसे पहुंचे हुए हैं? कॉकरोच पार्टी के नेता आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं, लेकिन रांची जाने का टाइम नहीं, क्योंकि कॉकरोच पार्टी को आगे की रणनीति बनानी है। क्यों? क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, वहां मोदी को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। खुद अभिजीत दीपके अपने इलाके में नेताओं की तरह बर्ताव करने लगे। इनके घर में जन सुनवाई चल रही है, देख रहे हैं, पब्लिक जुड़ा ले रहे हैं सुबह सुबह। क्या हो, तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या, तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या। सबको भरोसा दे रहे हैं कि समस्या दूर कर दूंगा। फुल नेता वाले अवतार में आ गए। टाइफाइड है तो घर में लेटे रहिए, ये सब क्या चल रहा है? लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के सवाल पर कहते हैं कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, सरकार के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। सुनिए जरा। अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। फॉर नाउ द सीजेपी विल बी अ प्रेशर ग्रुप बिकॉज इंडिया व्हाट इंडिया नीड्स एग्जैक्टली राइट नाउ इज अ प्रेशर ग्रुप। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मीडिया से भरोसा उड़ गया है। किसके सामने कह रहे हैं? मीडिया के सामने। अगर मीडिया से पब्लिक का भरोसा उड़ गया है, मीडिया एक तरफा काम कर रहा है, तो रोज तो तुम्हारे सुबह उठने से लेके रात तक में 25 बयान मीडिया पर आ जाते हैं। 4 कैमरा वाला वहां खड़ा ही रहता है। इतना दिख रहे हैं, इतना इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी मीडिया से दिक्कत है। वही राहुल गांधी वाले प्रॉब्लम इनको भी है कि जो ये कह दें वही दिखाए तभी मीडिया सही है। और कह रहे हैं विश्वास उठ गया है मीडिया से और जुडिशरी से और इससे और उससे। पहले तुम पे कितना विश्वास है ये ना देखो, अभी आप पर से विश्वास उठ रहा है बॉस, क्योंकि आप रांची नहीं जा रहे हैं, आप पंजाब नहीं जा पा रहे हैं। पहले अपने ऊपर विश्वास जो है वो कायम कीजिए लोगों का, फिर भर दुनिया को ज्ञान दीजिएगा कि तुम पे से विश्वास उठा है, तुम पे से विश्वास उठा है। ज्ञान देने के लिए सबके पास है। ऐसा लगता है कि बोर्ड ही लगा दे आदमी की यहां ज्ञान न दीजिए, यहां सब ज्ञानी है। कॉकरोच पार्टी वाले आगे का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इनके आगे के प्लान में अभी झारखंड के बच्चे नहीं है, क्योंकि वहां मोदी की सरकार नहीं है। झारखंड में सरकार इंडी गठबंधन की है, जबकि जंतर मंतर की तरह झारखंड के छात्र मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तो तय करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसको दूर करो। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र लगातार डटे हुए हैं। छात्रों ने आज तिरंगा रैली निकाली है, देखिए, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, प्रधानमंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिया, ऐसा ही कुछ झारखंड में भी होना चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली। धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए कि लगातार झारखंड के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ जो छात्र है उनकी उम्र खत्म होने जा रही है, एग्जाम होने का जितना उम्र रहता है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं। जेपीएससी घोटाला हुआ और जेएसएससी घोटाला हुआ। आप देखेंगे जेपीएससी में ओएमआर जब वायरल हुआ तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष का आपने देखा होगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी।
आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब नहीं चलेगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि अब सारे झारखंड के छात्र जागरूक हो गए हैं। जेपीएससी का, जेएसएससी का आप इतिहास देखेंगे सर, तो जब से झारखंड बनेगा उसका काला चिट्ठा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसका ग्रहण अभी भी है। इसलिए हम सब अब सारे छात्र एकजुट हो गए हैं। लेकिन इन छात्रों की बात ना कॉकरोच जनता पार्टी को सुनाई दे रही है, ना राहुल गांधी, ना केजरीवाल को। झारखंड के छात्रों को लेकर एक तरफ कॉकरोच पार्टी वालों का ऐसा रवैया है कि बीमारी का बहाना बना के कट लिए, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को देखिए, जिन्होंने जंतर मंतर पर 25 दिन से ज्यादा अनशन किया, भूखे रहे, अस्पताल में भर्ती हुए, इलाज चला। वो सोनम वांगचुक लगातार झारखंड के छात्रों के संपर्क में। सोनम वांगचुक ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात भी की और एक छात्र का आमरण अनशन खत्म भी करवाया, उनको पानी पिलवाया। अभिजीत दीप के अपने जोन में है कि हम तो मीटिंग कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि भाई ये आदमी का क्या होगा, ये बेचारा पानी भी छोड़े हुए। सोनम वांगचुक ने भरोसा दिया कि जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो फौरन रांची आएंगे। सुनिए एक बार उनको। और आपसे भरोसा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पूरे भारत के छात्रों को आप न्याय दिलाए, उसी प्रकार आप झारखंड के छात्र भी बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। हम आपके आग्रह को स्वीकार करते हैं। झारखंड के बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। जंतर मंतर पर जो भीड़ थी उसमें माहौल बनाने के लिए तो राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। झारखंड के बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम इस देश के बच्चे नहीं है क्या राहुल गांधी के लिए। सुनिए उनको एक बार। जब आपके विपक्ष के बारे में आंदोलन था तब तो आप बढ़ चढ़ के आंदोलन किए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आवास तक को आप घेरने का कोशिश किए, जबकि आपके यहाँ तो अपनी गठबंधन सरकार है। एक बार आपको ये नहीं याद आया कि वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन पे बैठे हैं। जो बच्चा अभी लाइब्रेरी में इस स्कूल कोचिंग में बैठ के पढ़ना चाहिए, वो बच्चा भी आंदोलन पे बैठा हुआ, भूखे प्यासे आंदोलन पे बैठा। आपका जवाबदेही कोई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। कल यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा वो आपके साथ है, वो अपना सीना चीर के दिखा देंगे कि वो आपके लिए कितने फिक्रमंद हैं। कैसा लगा उनकी बात सुनकर? क्या आप कन्विंस्ड हैं उनकी बात से? उनकी बात तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हम लोग के साथ मजाक कर रहे हैं। बोलते हम संवेदनशील है, आग्रह करते हैं कि हमारी मांग जो है उसको पूरा किया जाए जल्द से जल्द। आपकी बेटी नहीं है हम, आपकी जवाबदेही कुछ नहीं बनती। बेचारे रो रहे हैं कि हम बच्चे नहीं हैं क्या। झारखंड के छात्र राहुल गांधी को खोज रहे हैं। राहुल गांधी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में तो उनके खुद के कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। यहां उनको नरेंद्र मोदी से सवाल करना है, अमित शाह से सवाल करना है, तो वो जंतर मंतर पे ही अटके हैं। राहुल गांधी अभी भी छात्रों के नाम पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर की, सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में घायल और पीड़ित छात्रों को लेकर आ गए। कहा कि छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, छात्रों पर अटैक हुआ, लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव को, द बंच ऑफ लाइज दैट मिस्टर राहुल गांधी इज ट्राइंग टू प्रोपगेट, द सिलेक्टिविटी दैट राहुल गांधी हैज अंडरटेकन, हम उसे यहां एक्सपोज करना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी चौतरफा घिरे हुए हैं, क्योंकि रांची में प्रोटेस्ट को लेकर वो सन्नाटे में है, क्योंकि वहां कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। जबकि जंतर मंतर के बाद अब पंजाब में उनकी पार्टी पेपर लीक को मुद्दा बनाने में जुटी है, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने पेपर लीक के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने निकले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। छात्रों के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। उधर कॉकरोच पार्टी वालों का भी यही हाल है। कॉकरोच पार्टी वाले और अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर बैठे थे तो मीडिया के खिलाफ कितना बोले थे। दिल्ली में जिस मीडिया को ये लोग गालियां दे रहे थे, अभी भी कह ही रहे थे, अपने समर्थकों से गालियां दिलवा रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया पर हमला हुआ, कुछ नहीं बोले, पत्रकारों को लिंच करने की कोशिश हुई। लेकिन अब अभिजीत दीप के मीडिया को जो है वो चाय पिला रहे हैं। ये देखिए, आपका बच्चा बेचारा मीडिया को गाली देने के लिए लगा दिया गया
और यहां ये मीडिया को भर भर के चाय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही मीडिया इनका हर बात दिखाती है, ये छाए रहते हैं, इनका चेहरा चमकता है। तो आपको पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा गाली देगा और तुम जो है चाय पिलाओगे। दिल्ली में मीडिया को गाली देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया वालों से को अपने हाथ से चाय पिला रही है। चाय पिलाना गलत नहीं है बॉस, पिलाइए, लेकिन दूसरे को भी तो यही सिखाइए। जंतर मंतर वाले आंदोलनकारी झारखंड से गायब हैं और हेमंत सोरेन सरकार भी टेंशन फ्री दिख रही है। 2 हफ्ते बाद अब हेमंत सोरेन सामने आए और छात्रों के प्रोटेस्ट पर अपनी बात कही। हेमंत सोरेन पेपर लीक को किसी एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बता रहे हैं। यही बात तो पीएम मोदी भी कह रहे थे कि ये एक धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, ये भर देश की बात है। लेकिन तब तो पूरे इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया था कि नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी। अब जब अपने पे आई तो कह रहे ना ये तो सबका प्रॉब्लम है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि युवा साथियों की चिंताएं उनके लिए अत्यंत गंभीर विषय हैं। पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं है बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। अब जाकर हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ बातचीत करने जा रही है। हेमंत सोरेन ने डेलीगेशन को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्रों से बात करने के लिए भेजा। सुनिए छात्रों के प्रदर्शन पर हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। दिल्ली से भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है। दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। यानी जब इन पर मुद्दा आए तो जो सरकार ने एक्शन ले लिया वो काफी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल आए तो भले वहां गिरफ्तारियां हो जाए, भले रीनीट ठीक से हो जाए, लेकिन ना बोल दिया हम तो बोल दिया, अब इस्तीफा होना चाहिए। वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यहां जिम्मेदारी तय हो गई, इन्होंने जो कर दिया वो काफी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है बॉस, मैचिंग है। उधर पीएम मोदी जो है आप देखिए उनकी अपील का असर हुआ है। गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाने वाली स्मृति सिंह ने अपनी शिकायत वापस ले ली है उस लड़की के खिलाफ जिसने पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। स्मृति सिंह का कहना है कि उनके इस फैसले की 2 वजह रही। पहली वजह कि प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर उस बच्ची को माफ कर दिया और दूसरी वजह यह रही कि नाबालिग लड़की ने भी अपनी गलती मानकर सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। मतलब जिस लड़की के खिलाफ केस को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत पूरा इकोसिस्टम माहौल बना रहा था कि उसको टारगेट किया जा रहा है, वो केस ही खत्म हो गया। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी हुई, गालियां दी गई, यह भी कहा गया कि सड़क से सरकार चलेगी, संसद से नहीं। यह सारा नैरेटिव क्यों बना? क्योंकि विपक्ष के पास पीएम मोदी के काम का तोड़ नहीं है बॉस। ये लोग सड़क से इस सरकार को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन के जरिए नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वहां मोदी का काम चल जाता है। और मैं आपको बताता हूं क्यों इनको सड़क पर घमासान चाहिए। क्योंकि 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, जो तस्वीर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने 12 साल में क्या क्या किया है, अगर आप उसकी तस्वीर देखेंगे आपको सारी चीज समझ में आएगी। पीएम मोदी के 12 साल और इसमें जो हुआ है वो आपको देखना चाहिए बॉस। क्या हुआ और जो हुआ वो कुल जो काम हुआ है, कुल काम का कितना % है देश में जो कुल काम हुआ उसका। एम्स बने, कितने बने बॉस इस 12 साल में? 15 नए एम्स बने। जो कुल एम्स बने देश के अंदर उसका 65% इस 12 साल में बना है बॉस। मेडिकल सीट बढ़ी। मेडिकल सीट कितनी बड़ी बॉस इस देश के अंदर? वो बढ़कर हो 87,652 मेडिकल सीट बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में।
और जो कुल मेडिकल सीट आजादी के बाद से अभी तक है उसका 61% इन 12 साल में बढ़ा है बॉस। जो नल का पानी होता है, नल का जल, टैप वाटर जिसको कहते हैं, वो आज की डेट में पिछले 12 सालों में 63% घरों में पहुंच गया है। और पहले कितने परसेंट घरों में था? 17% में बॉस। मोदी के आने के पहले, आजादी से लेकर मोदी के आने के पहले तक मात्र 17% घरों में नल से जल पहुंच रहा था। इस एक व्यक्ति के आने के बाद वो 17% बढ़कर 63% हो गया। तो जो इसके घर में पहली बार नल से पानी आ रहा है वो वोट जाकर राहुल गांधी को देगा। इसी चक्कर में ये लोग जो है वो सड़क से बात करते हैं कि सड़क से चीजें बदलेंगी। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे वो बना है करीब करीब 2.2 लाख, जो कि कुल का 99.8% है बॉस। 99.8%। सोलर क्षमता, आज की डेट में जो सोलर क्षमता है वो बढ़कर जो है वो हो गई है कितनी? 159 गीगावाट से ज्यादा, जो कि कुल सोलर क्षमता का 98% से ज्यादा है। ये तो हाल है बॉस। बिजली क्षमता 300 गीगावाट से बढ़कर जो है वो 54% से ज्यादा हो गई है, जो कि कुल का 54%। तो जब आप इस काम का तोड़ नहीं निकाल पाते तो तोड़ फोड़ को काम बनाकर सोचते हैं कि सड़क से सब बदल देंगे। ये नहीं होता है इस देश में। और जहां काम करना है संसद में, वहां क्या हो रहा है देखिएगा, अगला अध्याय देखिए। मोदी शाह संसद में क्या गजब करने जा रहे हैं कि यहां इंडी से लेकर अमेरिकी संसद तक को आग लग गई। राहुल केजरीवाल घेरते रह गए, पीएम मोदी के नाश्ते पर एक मीटिंग से हड़कंप क्यों मचा। और यूपी की सियासत में फिर बवाल, अखिलेश के पीडीए में पी से पंडितों की एंट्री अचानक क्यों हो गई, अब इसका अध्याय। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से इंडी गठबंधन जोश में तो है, लेकिन साथ ही साथ इंडी वालों को यह टेंशन भी सता रही है कि कहीं पीएम मोदी अपना सबसे बड़ा एजेंडा न ले आए, कहीं पीएम मोदी फिर से परिसीमन बिल और फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन के बदलाव का बिल न ले आए। और ये दोनों बिल पीएम मोदी के एजेंडे में, ये दोनों बिल देश को बदलने वाले बड़े बिल हैं और इसको लेकर विपक्ष में हड़कंप है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन वालों को अपनी फ्यूचर प्लानिंग का एक ट्रेलर भी दिखाया और इस ट्रेलर को ही देखकर उधर के कैंप में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी पर अटैक तेज हो गए, अजीब गरीब बयानबाजी हो गई और अभी तो परिसीमन बिल आने की सिर्फ चर्चा भर है, उसी से विपक्ष जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। उधर एफसीआरए बिल को लेकर तो अमेरिका तक में आग लग गई है। अब सवाल है कि क्या मोदी शाह ने बिल को पास कराने के लिए नंबर गेम सेट कर लिया है, क्योंकि पिछली बार नंबर गेम में मामला फंसा था। क्या तस्वीरें आई हैं, क्या हो रहा है, क्यों हंगामा मचा है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन, ये क्या है? लोकतंत्र यही है। राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया। मोदी फोबिया तो इस पूरे देश को हो गया है, देश के नौजवानों को हो गया, बच्चों को हो गया। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्लान है, सरकार की राहुल गांधी से आज क्या बात हुई, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि संसद में हो क्या रहा है। इंडी गठबंधन वाले रोज हंगामा कर रहे हैं, हर दिन संसद परिसर में चढ़ावा चोरी और अमित शाह को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, पोस्टरबाजी चल रही है। आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में कुछ काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पास हुआ, लेकिन संसद के बाहर आज फिर नारेबाजी हुई।
राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। संसद परिसर में विपक्ष के नेताओं ने मार्च निकाला और वहां कैसी नारेबाजी हुई वो आपके सामने है। इधर ये सब हंगामा चल रहा है, उधर पीएम मोदी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और सरकार ने आज विपक्ष से इसको लेकर संपर्क भी किया। संसद के गतिरोध को तोड़ने की कोशिश हुई ताकि जो अहम बिल रुके हुए हैं उस पर काम हो सके। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद में राहुल गांधी के कमरे में हुई। वहां प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच परिसीमन बिल पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग रखी। परिसीमन बिल पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका स्टैंड सबको पता है, अगर सरकार किसी बदलाव के साथ आती है तो फिर हम इस बात को कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत को लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री अपनी सरकार के साथ चर्चा करेंगे और फिर विपक्ष को बताएंगे। परिसीमन बिल के पीछे सारा खेल नंबर गेम का है। सरकार के पास क्या नंबर है, इसका एक ट्रेलर आज पीएम मोदी ने दिखा दिया। पीएम मोदी ने आज सुबह नाश्ते पर एनडीए के नए सांसदों से मुलाकात की। इसमें वो सांसद भी शामिल हैं जो आम आदमी पार्टी या टीएमसी को छोड़कर आए हैं। पीएम मोदी ने करीब 37 सांसदों से मुलाकात की। मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े भी इसमें शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को नसीहत भी दी। यानी इधर परिसीमन बिल पर चर्चा हो रही है, लेकिन उधर एक और बिल है जिसको लेकर इंडी गठबंधन ही नहीं, अमेरिका तक में खलबली मच गई है। यह बिल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस बिल के जरिए एनजीओ और बाकी संगठनों को मिलने वाले फॉरेन फंडिंग के नियमों को टाइट किया जाना है, लेकिन इस बिल में से सबको आग लगी हुई है। इधर विपक्ष में तो खलबली है ही, उधर अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। अमेरिका के एक सांसद रिले मूरे ने कहा है कि ईसाई भारत में तब से हैं जब सेंट थॉमस मालाबार तट पर आए थे, लेकिन इतने लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद भारत की संसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही, जिससे सरकार चर्चेज और धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण कर सके। यह ईसाइयों के खिलाफ साफ हमला है। अगर यह बिल ऐसे ही आगे बढ़ता है तो यह हमारे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बनेगा। क्यों भाई? अगर इस देश में सनातन तो और बहुत पहले से है, मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, उसको तो नहीं कहा जा रहा कि रिश्ते बिगड़ गए, लेकिन अगर कहीं से फॉरेन फंडिंग आ रही है और इतना ही पूछ लिया जा रहा है कि कहां से आ रही, कौन काम के लिए आ रही, कहां खर्चा किए हो, तो इससे चर्च को क्या खतरा हो जाएगा भाई? परिसीमन और एफसीआरए बिलों की चर्चा भर से ही इंडी गठबंधन भी अलर्ट मोड में। पीएम मोदी और अमित शाह पर हमले तेज हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, सांसद विधायक कोई बचा नहीं है उस तरह से, लेकिन उनकी नेता बातें कैसे कैसी कर रही हैं, सुनिए जरा। सदन में आना होगा। क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं, क्यों सदन से भाग रहे हैं? भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसीलिए गतिरोध है। अब ये दौड़ा दौड़ी भागम भाग तो ममता बनर्जी की पार्टी में मची हुई है। वहां से नेता भाग भाग कर एनडीए में आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी इसी बयान से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी का है। संजय राउत को सुनिए, वो अमित शाह के लिए क्या कह रहे हैं। कहाँ बवाल मचा है? अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ कारण तो चाहिए ना। गूंगी गुड़िया अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? इंदिरा गांधी को भी इस्तेमाल किया तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने दिखाया कि मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूँ। अब हमारे गृह मंत्री जी, हम 15 दिन से उसको ढूंढ रहे हैं कि आप आइए और सदन में, जंतर मंतर में जिसने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं, पैलेट गन चलाने के आदेश दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, अब यहाँ आकर स्टेटमेंट दीजिए। अब नहीं आ रहे तो हम उनको क्या कहेंगे? गुंगा गुड्डा है। ठीक है, चलिए, आपको देश के गृह मंत्री से जवाब चाहिए, आप मांग उठाइए, लेकिन संसद भी तो चलने दीजिए बॉस। और ये लोग आज तक इसी बात पर अड़े हैं कि उस दिन पुलिस ने क्या एक्शन किया, क्यों किया, किसके आदेश पे किया। एक बार इनमें से एक आदमी नहीं पूछ रहा कि पुलिस को मारने का आदेश कहां से आया था, मीडिया को लिंच करने का आदेश कहां से आया था। वो जो वहां हंगामा हुआ, जिस तरीके से भीड़ रिएक्ट कर रही थी, काम कर रही थी, लोगों को लिंच करने का काम चल रहा था, पुलिस वालों को पीट रही थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आयोजक था उसकी नहीं है? उससे एक सवाल नहीं है। इधर इंडी वाले गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं, उधर आज अमित शाह की टीम को लेकर एक बड़ी खबर आई
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 22 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। ब्यूरोक्रेसी में गृह सचिव का पद मंत्रालय में सबसे बड़ा होता है। देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में इनकी भूमिका होती है। गोविंद मोहन साल 2024 में गृह सचिव बने थे। गोविंद मोहन का कार्यकाल लगातार दूसरी बार बढ़ाया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब जंतर मंतर पर एक्शन को लेकर अमित शाह को घेरा जा रहा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाकर यह मैसेज दिया गया है कि अमित शाह किसी तरह के दबाव में नहीं। इधर संसद में बवाल मचा है, उधर यूपी की पॉलिटिक्स में भी घमासान हो रखा है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। जो हमने आपको पाठशाला में कल बताया था कि भाई सवर्ण समाज जो है वो यूजीसी को लेकर बीजेपी से खफा चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच रही है। आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर दिया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने यह दिखाने की पुरजोर कोशिश की कि वो ब्राह्मणों के लिए बीजेपी से बड़ी शुभचिंतक है। ब्राह्मण वोटरों को साथ जोड़ने के लिए समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद भी पार्टी के इस कार्यक्रम में पहुंचे। ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद नजर आए। उन्होंने सबके सामने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण रख दिया। हजारों साल पुरानी दोस्ती की मिसाल देने लगे। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गजब तो तब हो गया जब अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा बदल दी। 2022 से अखिलेश यादव अब तक पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते आ रहे थे। आज उन्होंने अचानक से ब्राह्मण सम्मेलन में कह दिया कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं वो। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं। अब शायद अखिलेश यादव को लगा होगा कि सियासी विमान जो है वो अगर सवर्ण समाज को लेकर साथ नहीं चले तो हो सकता है क्रैश कर जाए। तो उन्होंने पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बता दिया। अब देखिए कहानी कहां कहां जाएगी। अभी तो यूपी इलेक्शन में बहुत कुछ होना है, लेकिन जब प्लेन और क्रैश और सारी बातें चली रही हैं तो अगला अध्याय देखिए। प्लेन में दरार, यात्री घायल। एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे गिरा क्यों? एयर इंडिया के प्लेन के अंदर की वो खौफनाक तस्वीरें देखिए जो आपको बताएंगी कि अचानक गिरते प्लेन में हो क्या रहा था। भाई अगर फ्लाइट में आप बैठे हैं, अचानक से हवा में फ्लाइट लड़खड़ा जाए, ऊपर नीचे होने लगे, तो किसी की भी सांसें अटक जाती हैं। प्लेन के इतने हादसे लोगों ने हाल फिलहाल में देख लिए कि फ्लाइट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो जान निकलने लगती है। लेकिन कल जो हुआ, भाई फुकेट से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की प्लेन, उसका वीडियो आप देखिए। वहां प्लेन में दरार आ गई। फ्लाइट में बैठे हुए लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि सुनकर आदमी कांप जाए कि फ्लाइट में बैठे कैसे, ये फ्लाइट कैसे बच गई होगी, ये सोच के लोग हैरान हैं। लोग तो कह रहे हैं कि चलते चलते फ्लाइट अचानक से टर्न अराउंड हो गई। कुछ लोग उसमें बैठे लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट ऐसे पलट गई थी, उलट पुलट हो गई थी। 2-3 मिनट तक यही हुआ है, लोग अपने अपने बयान में कह रहे हैं। और उसको सुन के तो लग रहा है कि गनीमत रही कि बहुत बड़ा हादसा टल गया। लोगों को चोटें आई हैं लेकिन सारे लोग बच भी गए, ये बड़ी बात है। अब प्लेन में ऐसा क्या हुआ बॉस कि प्लेन धप से 300 फीट नीचे गिर गया? इतनी चोट आई है, ये मामूली बात तो नहीं है। क्या हुआ, क्या पता लग रहा है, सब बताऊंगा, लेकिन जो हुआ पहले उसकी एक झलक देखिए। ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। ये माइनर इंजरीज हैं जो एयर इंडिया कह रही है ना कि माइनर इंजरीज हुई है। हमारे पैसेंजर्स को सिर्फ माइनर इंजरीज है। ये माइनर इंजरीज है। ब्लैक बॉक्स की है कि कोई नहीं टेंशन मत लो, कोई वीडियो मत बनाना, या हमारे लिए बुरा है तुम्हारे लिए बुरा।
मंगलवार को एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान के दौरान अचानक झटके के साथ नीचे गिरा। बताया जा रहा है कि एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट करीब 300 फीट नीचे धप से गिर गया, जिससे यात्रियों और क्रू के बीच डर का माहौल बन गया। इस घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 केबिन क्रू सदस्य भी शामिल हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय फ्लाइट में 137 यात्री मौजूद थे, 3 छोटे बच्चे थे, 8 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट के अंदर की आप तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हर तरफ आपको अफरा तफरी मची हुई दिख रही है, लोग पैनिक में हैं, घायल लोग दिख रहे हैं, सामान फ्लोर पर बिखरा दिख रहा है। ये देखिए आप, फ्लाइट में आपके सिर के ऊपर सामान रखने की जो जगह होती है, जिसे ओवरहेड बिन कहा जाता है, वो टूटा हुआ है। सामान बाहर निकल कर गिरा हुआ है। पब्लिक पैनिक में है कि बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्या हुआ ये देखिए। एक और तस्वीर देखिए, फ्लाइट में ही शुरुआती इलाज मिलने के बाद यात्री किस तरह दर्द से कराहते हुए सीट पर बैठे हुए देख रहे हैं। इस स्थिति में बैठे हुए सभी घायलों को दिल्ली पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखिए क्या अंदर हालत हो गई होगी। अब फ्लाइट की हालत देखिए, कैसे टर्बुलेंस की घटना के बाद फ्लाइट में दरारें दिखाई दे रही हैं। इस हादसे में एयरक्राफ्ट को अच्छा खासा नुकसान हुआ है कहा जा रहा है। इस घटना के दौरान राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। पायलट ने समझदारी और संतुलन बनाए रखते हुए फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया। एयरपोर्ट को पहले ही घायलों की जानकारी दे दी गई थी, इसलिए एम्बुलेंस तैयार थी। लैंडिंग के बाद घायलों को एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में शुरुआती इलाज मिला और इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फ्लाइट में मौजूद लोगों ने इस बारे में क्या बताया है वो भी सुनिए एक बार। मेरे को फीट तो आई एम नॉट पायलट, हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। अब लोग जो बता रहे हैं वो सुन के तो किसी की भी रूह कांप जाए कि ऐसा क्या हुआ बॉस कि प्लेन एकदम से ऐसा हो गया। जमीन से 36,000 फीट की ऊंचाई पर हुए इस हादसे को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने भी जांच शुरू कर दी। DGCA के मुताबिक उड़ान के दौरान अचानक विमान की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। DGCA ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए DGCA ने विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR अपने पास सुरक्षित रख लिया है। विमान को फिलहाल उड़ान से रोककर जांच के लिए हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। एयर टर्बुलेंस वो स्थिति होती है जब उड़ान के दौरान विमान को हवा में अचानक झटके लगते हैं, हलचल महसूस होती है। यह आमतौर पर अलग अलग दिशाओं से चलने वाली हवा, बादल, तूफान, जेट स्ट्रीम या मौसम में अचानक बदलाव की वजह से होता है। आप देखिए कि किस तरह अचानक आए टर्बुलेंस की वजह से बिना सीट बेल्ट के बैठे यात्री न सिर्फ घायल हुए बल्कि ऊपर रखा सामान भी उनके ऊपर आ गिरा। इसी तरह के एक और हादसे का वीडियो आपको दिखाता हूं। टर्बुलेंस का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि केबिन क्रू पर भी पड़ता है। ये पहले का वीडियो दिखा रहा हूं। जबरदस्त झटकों के बीच विमान को संभालना बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। टर्बुलेंस के दौरान विमान कभी हल्का हिलता है, कभी बहुत तेज झटके लगते हैं। ज्यादातर मामलों में यह खतरनाक नहीं होता और पायलट इसे संभाल लेते हैं क्योंकि विमान ऐसे हालात के लिए डिजाइन होता है। लेकिन पब्लिक तो पैनिक में आ जाती है कि क्या हो रहा है। ये एयर टर्बुलेंस से फ्लाइट के अंदर मची चीख पुकार का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह भी पहले का है। विमान के अचानक नीचे गिरने से यात्रियों की हालत खराब हो गई थी, वो बेतहाशा चिल्लाने लगे थे। विमान में यात्रा करते समय याद रखिए कि कुर्सी की पेटी ज्यादातर टाइम बांधे ही रखिए तो अच्छा है। केबिन क्रू के बताए इंस्ट्रक्शंस को जरूर सुनिए। देखिए, किसी भी विमान का 300 फीट तक फ्री फॉल या टर्बुलेंस का शिकार हो जाना कितना गंभीर है, इसको समझिए। 300 फीट फ्री फॉल सुनकर ऐसा लग सकता है कि विमान अचानक आसमान से गिर पड़ा, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे पूरी तरह फ्री फॉल नहीं कहा जाता बल्कि अचानक ऊंचाई में गिरावट यानी सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड होता है, जो आमतौर पर तेज टर्बुलेंस यानी हवा के झटकों की वजह से होता है। इस मामले में जब विमान करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी उसे सीवियर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया।
इतनी बड़ी गिरावट अगर कुछ सेकंड्स में होती है तो पायलट को तुरंत कंट्रोल वापस लेना होता है। यह फ्री फॉल जैसा महसूस इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों को अचानक वजन का एहसास होना बंद हो जाता है। जैसे रोलर कोस्टर राइड पे नहीं होता है कि एकदम से लगता है कि पेट है ही नहीं, वजन पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि एकदम से नीचे जाता है राइड, वैसा ही प्लेन अचानक नीचे गिरता है तो होता है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीवियर टर्बुलेंस में ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो सकता है। ऐसे में पायलट को कुछ समय के लिए विमान कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो यात्री सीट से उछल सकते हैं, जिससे सिर या रीढ़ की हड्डी तक चोट लग सकती है। कैबिन क्रू जो उस समय खड़ा रहता है उन्हें ज्यादा जोखिम होता है। तो अभी जांच चल रही है, लेकिन संभव है कि ऐसी कोई परिस्थिति वहां बनी हो और इसलिए इस तरह की दुर्घटना हो। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। सोने की शुद्धता 24 कैरेट से ही क्यों मापी जाती है, 50, 60 या 100 क्यों नहीं। सोने की शुद्धता मापने की शुरुआत किसी मशीन से नहीं बल्कि एक बीज से हुई थी। हजारों साल पहले न तो डिजिटल तराजू थे, ना ही सटीक वजन मापने वाले उपकरण थे। सोना, हीरा, कीमती चीजों को वजन करने के लिए ऐसे पैमाने की जरूरत थी जिसका वजन हर जगह एक जैसा हो। उस जमाने में सोने और कीमती चीजों की माप करने के लिए एक बीज का सहारा लिया जाता था। यह बीज कैरोब के पेड़ का बीज था जो भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में खूब पाया जाता था। इसके फल के अंदर निकलने वाले छोटे छोटे भूरे रंग के बीज लगभग एक ही वजन के होते थे। एक कैरोब बीज का वजन करीब 0.18 से 0.20 ग्राम होता था। कैरोब के अलग अलग पेड़ों के बीजों के वजन में भी बहुत कम अंतर होता था। इसी वजह से व्यापारी इन बीजों को प्राकृतिक वजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। कैरोब के बीज का नाम अलग अलग भाषाओं में बदलता चला गया। ग्रीक भाषा में इसे केराशियन कहा गया, जिसका मतलब होता है छोटा सींग। बाद में यही शब्द अरबी में किरात बना, फिर इटालियन में काराटो बना और आखिर में अंग्रेजी में आते आते यह कैरेट बन गया। यानी आज जिस कैरेट शब्द का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है, सोने की शुद्धता 24 कैरेट से क्यों मापी जाती है, इसकी वजह रोमन साम्राज्य से जुड़ी है। साल 309 ईस्वी में रोमन सम्राट कांस्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का सोने का सिक्का चलाया। यह सिक्का यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा। इस सोने के सिक्के को 24 छोटे हिस्सों में बांटा जाता था। हर एक हिस्से को सिलिक्वे कहा जाता था। हर सिलिक्वे का वजन लगभग एक कैरोब बीज के बराबर माना जाता था। यहीं से व्यापारियों ने सोने की शुद्धता बताने के लिए 24 हिस्सों वाला सिस्टम अपनाना शुरू किया और कैरोब आते आते आज के युग का कैरेट बन गया। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।